नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसा रहे यदि कोई गाइडेड मिसाइल अपने ही सैनिकों पे आकर के गिर जाए? कैसा हो कि बंदूक चलाते समय जो बंदूक की दिशा है वो अपनी ही सेना की तरफ घूम जाए? कुछ ऐसा ही काम कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। अपने लालच में इस बार इन्होंने अपने वो रंगत दिखाई है कि नाटो के ही 8 देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया है। और न सिर्फ 10% टैरिफ है बल्कि 25% तक बढ़ाने की धमकी है। इस बदलाव की जो सुगबुगाहट है ये 15 अगस्त 2025 को तब स्पष्ट हो गई थी जिस समय पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग अलास्का में हुई थी। क्योंकि उसके बाद जो ट्रंप के सुर बदले थे और हर बदले हुए सुर में रशिया के लिए सकारात्मक बातें निकल रही थी और यूरोपियन नेशंस को चिढ़ लगने लगी थी कि भाई आखिर में इतना बदलाव आपने लिया क्यों? क्योंकि उसी समय से नाटो के फ्रैक्शन की, फ्रेगमेंटेशन की या टूटने की शुरुआत की एक मुनादी जो थी वो वहां घोषित हो चुकी थी। हमने भी आपके साथ में हमारे वीडियोस में इसके ऊपर बात की है। जिस समय पे ये मीटिंग हुई और मीटिंग के कुछ समय बाद एक न्यू सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं वो नवंबर 2025 में जब अमेरिका ने लॉन्च की उसके बाद में कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी थी। क्योंकि इस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में अमेरिका ने पूरी तरह से 180 डिग्री का टर्न ले लिया था और लगने लगा था कि ये अमेरिकन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है। एक तरफ आज तक इतिहास में कभी रशिया को उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट से हल्का कुछ माना नहीं। यहां पर यह स्पष्ट था कि इस बार, क्योंकि दमित्री पेस्कोव जो कि प्रवक्ता है क्रेमलिन के, उन्होंने भी कहा कि भी ठीक है, अच्छी शुरुआत है, अमेरिका जो है वो अब रशिया को डायरेक्ट थ्रेट नहीं मानेगा। चलिए बात ठीक है, सकारात्मक रवैया था। लेकिन जो बरसों के साथी थे उनको किस रूप में देखा गया? समस्या के रूप में। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस जो डॉक्यूमेंट है उसके एनालिसिस के बाद में इस बात को रखा था। तो कुल मिला के बरसों से बने आ रहे दोस्तों को ठुकरा देना और एकाएक जो बरसों की दुश्मनी है उसमें बर्फ का पिघलना बड़े परिवर्तनों का संकेत तो था ही। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अलास्का की वो मीटिंग ने पूरे ग्लोबल सिनेरियो को बदल के उस समय पर रख दिया था। उसके पहले जो ट्रंप जिस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद करके यूक्रेन के पक्ष में बोला करते थे और यूक्रेन की इंटीग्रेसी या फिर क्रीमिया उस हिस्से को दिलाने की बात करते थे, अब बात होगी कि भैया नाटो में पहले तो कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि अब आपको कुछ हिस्सा रशिया को देना पड़ेगा, यानी पार्टीशन ऑफ यूक्रेन की बात है। इस बात का विरोध भी यूरोपियन नेशंस ने किया था और कहा था कि भाई ये तो हमारी एक इंटीग्रेसी को चुनौती है। कल को आज यूक्रेन के साथ हो रहा है, आज यूक्रेन से है, कल को हमारे साथ होगा, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? आप इस बात को समझिए कि नाटो की रिलेवेंसी अमेरिका के लिए किस समय से कम होना शुरू हुई, जब से कि वो मीटिंग होती है और नेशनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट ये अपना रिलीज करते हैं। उसी के बाद में ये बार बार अनाउंस करते थे कि नाटो नेशंस को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे, अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा, हमारी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हम अब रख नहीं सकते। तो परिवर्तन का दौर जो ट्रंप की तरफ से देखने में आया उसमें बड़ा भारी परिवर्तन कल रात की इस खबर ने दे दिया जो 10% टैरिफ का बॉम्ब फूटा है। अब यहां पर ये जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर एक बहुत बड़ा टूल अमेरिका का रहा है और दुनिया इसको लेकर के बाकी देशों को एक हल्के में लिया करती थी। भी ठीक है, देखो अमेरिका ने इनके साथ में क्या किया। यूरोपियन नेशन ने बड़े मजे लिए थे जिस समय रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट आई थी। अब रेसिप्रोकल टैरिफ छोड़िए, उससे भारी भरकम टैरिफ जब इन पे खुद पे लगे हैं तो दुनिया जो है वो इनको दिखा रही इशारा कि लो बेटा, जैसा तुमने सोचा था दुनिया के लिए वैसा तुम्हारे में हो गया। और मोदी जी का इशारा तो क्लियर ही है, अब आया मजा। देख रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि जब जब तुमने दुनिया के साथ में खड़े नहीं हुए और वही सांप अब तुम्हारा पाला हुआ तुम्हें डस रहा है, डसवाए जाओ, मजे किए जाओ। अब बात समझिए, खबर जब ये आती है कि भैया ट्रंप अनाउंसेस 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज फॉर अपोजिंग यूएस कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड की इतनी बड़ी भूख स्थित हो चुकी है। कल परसों जब ये कह रहे थे कि जो विरोध करेगा हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, उसको तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया और कह दिया कि 10% टैरिफ लगाया जाता है। और 1 जून 2026 तक यदि फाइनल डील नहीं होती है, 1 जून 2026 तक फाइनल डील यदि नहीं होती है तो द कंप्लीट एंड टोटल परचेज ऑफ ग्रीनलैंड अगर नहीं हुआ तो इसको हम बढ़ा करके कर देंगे 25%। अब जानने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड एक वो हिस्सा है डेनमार्क का जो उसकी सॉवरेनिटी के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। अब ये चाहता है कि मेरे को इसको खरीदना है, बायहू को बाइक्रुक में लेके रहूंगा क्योंकि मेरी सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब एक देश की बिक्री की जिद हो जाए तो बाकी देश तो बोलेंगे कि यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो खतरा आज किसी दूसरे पे है वो आप पे भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़ा इस नक्शे को गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि मेक्सिको के साथ में तनाव की शुरुआत का वीडियो हमने आपको कल दे दिया है।
आप एक बार वीडियो लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। उसके साथ में पनामा ये पहले निकल चुके हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके कब्जे में है, कोलंबिया से टेंशन शुरू कर ली है, क्यूबा को पेट्रोल सप्लाई को काटने के उन्होंने भाषण दे ही दिया है, कनाडा के साथ में 51वां राज्य बनाने की जिद पहले भी थी, आज भी तनाव में है, और अब रहा ये ग्रीनलैंड। अगर आप इस सारे नक्शे को हम सोचें कि देखें किस प्रकार से ये काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये कैसे बेसिकली क्यों उसकी जिद बनी हुई है, तो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रीनलैंड की, उन्होंने एक डरते हुए लहजे में, बेसिकली उनको पता है कि किससे फाइट लेने जा रहे हैं, क्योंकि नाटो की जो आत्मा है 100 रुपए में 66 रुपए देने वाला अमेरिका है, बाकी इनके हाथ में यहां कुछ बचा नहीं है। आप उस खबर को देखें, उसके बाद में क्या होता है कि ग्रीनलैंड में भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग सड़कों पे उतरे और विरोध करना शुरू कर दिया। अब बात ये समझिए 57,000 की टोटल पॉपुलेशन में कितने हजारों लोग उतरेंगे और क्या विरोध करेंगे। कुछ डॉलर, कुछ $1,000, कुछ बिलियन डॉलर भी देकर के खरीदा जाएगा तो प्लेबिसाइट या फिर जो रेफरेंडम करा करके वो अपने हक में इन लोगों को ले लेगा। लेकिन विरोध जो है वो जारी हो चुका है। लोग नारे लगा रहे हैं मेक अमेरिका गो अवे, जो MAGA है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो नारा लगा है मेक अमेरिका ग्रो अवे। यहां पे सॉलिडरिटी की बात की जा रही है और जनता जो है वो सड़कों पे तो आई है। यहां पर मुनादी इस बात की तय हो चुकी है कि कॉलेप्स ऑफ यूरोप, निश्चित रूप से जो यूरोपियन यूनियन वाला एक झंडे के नीचे रहेंगे, एक विचारधारा के साथ में काम करेंगे, वो कॉलेप्सिंग हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं बचा है। अब ये बात कैसे प्रमाणित होती है, देखिए कि जिन 8 देशों पे 10% टैरिफ लगाया है, डेनमार्क नाटो कंट्री है, नॉर्वे नाटो कंट्री है, स्वीडन भी नाटो कंट्री है, फ्रांस मजबूत बहुत बड़ा देश है, नाटो नेशन है, जर्मनी अपने आप में पावरफुल नेशन है, नाटो नेशन है, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड, ये 8 देश नाटो के बहुत प्रमुख देश हैं। और इनमें से अगर आप कुल खर्चे का 100 रुपए का मोटा मोटी हिसाब लगाएं कि जो बजट नाटो में डलता है, तो अमेरिका देता है 66 रुपया, जर्मनी देता है 6 रुपया, ब्रिटेन की तरफ से आता है 5 रुपए 40 पैसे, फ्रांस देता है 4 रुपए 83 पैसे और नीदरलैंड देता है 1 रुपया 4 पैसा, जिनपे वो देश जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। तो ऑलमोस्ट 83 रुपीज आउट ऑफ 100 वाले देश आपसी तनाव में जा चुके हैं। अगर ये फ्यूचर में अपने फंड्स को रोकते हैं और स्पेशली अगर ये 66% वाला अकेला ही बाहर अगर हो जाता है या सहयोग नहीं करता, तो इस नाटो रूपी जिन्न को तो बोतल में डालना तय है। ये इसकी फाइल पैक है, स्पष्ट एकदम क्लियर समझिए। अब साहब यहां पे बात क्या आती है, अभी एक बार इस आर्कटिक सर्किल के एरियल व्यू को देखिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि रकम के आधार पे तो समझ में आ गया कितना बड़ा फ्रैक्शन यहां क्रिएट होगा, लेकिन जिस तरीके से यहां पे आपका यूएस है, ये अलास्का भी ये यूएस का ही हिस्सा है, इस हिस्से में आप देखिए तो ये कनाडा है, कनाडा की फाइट चली रही है कि हमारे साथ में आ जाइए। अब ये चाहता है इस ग्रीनलैंड को लेना, तो अगर ये रीजन हम काट दें नाटो से, तो इस रीजन की, इस एरिया की पॉपुलेशन और एरिया की यहां पे क्या बचा, लगभग 60-70% एरिया इस हिस्से में आ जाएगा। तो यहां पे नाटो का भविष्य तो डाउनफॉल की तरफ है। फिर वो चाहे इन टर्म्स ऑफ आप इन्वेस्टमेंट देख लेनी, जो रुपया जो खर्च करते हैं वो, या तो एरिया, कुल मिलाकर के नेगेटिविटी की तरफ ही मूव कर चुके हैं। इस सारी खबर में जो एक वो विचार है जो थोड़ा सा सोचने में मजबूर करता है, आखिर में ये हुआ तो कैसे हुआ। क्या बात हो रही है कि कल की जब ये खबर चल रही थी ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, ये कल हमने कवर की थी, उसी समय पे कनाडा के पीएम जो है मार्क कार्नी, उन्होंने खुल के कहा था कि हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ होंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि टैरिफ वाली लिस्ट में कनाडा का नाम नहीं है। अब कनाडा का नाम नहीं है तो भैया इस बारे में कनाडा विशेष सतर्क हो चुका होगा, क्योंकि यहां पे अगर इसके लिस्ट में नाम नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। क्या कहीं ये इंडिया और चाइना के बीच जो स्टेपल्ड वीजा जैसा कुछ केस होता है कि भाई आपको वीजा की क्या ही जरूरत है, अरुणाचल वालों को कहता है कि आप तो हमारा हिस्सा स्टेपल्ड वीजा के थ्रू आइए। और एक अभी ड्रामा भी हुआ था, अरुणाचल की एक महिला को जो लंदन से आई थी उनको रोक लिया गया था। तो कहीं ये कनाडा को अपना हिस्सा ही तो नहीं मानने लगा है, कहीं ये सोच तो नहीं लिया है ठीक है कनाडा के ऊपर क्यों ही टैरिफ लगाए, हमारे अपनों पे कौन टैरिफ लगाता है। अपने ही राज्य के ऊपर जो 51वां या 52वां राज्य अगर इसे मान के बैठा है तो सर ये खतरे की घंटी कनाडा के लिए निश्चित रूप से है, क्योंकि यहां पर कनाडा एक मेजर पार्टी है और 2% के कंट्रीब्यूशन के साथ वो नाटो का हिस्सा है और उन देशों में भी शामिल है जो इस एक्शन का प्रबल विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर यहां पे एक देश की स्थिति जो है वो फंसी हुई है, वो है जॉर्जिया मेलोनी, वो है इटली। इटली की वो सर इसलिए क्योंकि इटली एक मजबूत देश के साथ में नाटो का साथी भी है, 2.4% का
जो कंट्रीब्यूशन के साथ में, जबकि इसके ऊपर टैरिफ भी नहीं है क्योंकि इसने उसके विपक्ष में बोला भी नहीं है। लेकिन बाकी सब जब हलचल में फंस रहे हैं तो भविष्य इनके लिए ये कौन से अमेरिकन ईमानदार रह जाएंगे। तो इटली की क्या पॉलिटिक्स, क्या दशा और दिशा होगी, वो भविष्य में एक नया संकेत देगा। लेकिन सर जब इस खबर को हम देख रहे थे तो एक बात निकल के आई कि इन सारे देशों में से एक देश जिसको हम फ्रांस कहते हैं, मैक्रॉन जहां के राष्ट्रपति हैं, वो देश प्रबल रूप से, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की दबागत को या उसके दबंगई को कभी बहुत विशेष रूप में स्वीकार उसने नहीं किया है। तभी आप यहां देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में, ट्रम्प्स 10% टैरिफ, मैक्रॉन हिट्स बैक एट अनएक्सेप्टेबल थ्रेट, असहनीय या अस्वीकार्य धमकी है जिसे हम मानेंगे नहीं। मतलब यहां पे मामला तो थोड़ा टेढ़ा जाएगा। अब यहां पे इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि इस पूरे नेटो के फ्रेगमेंटेशन में जो नए ग्रुपिंग्स क्रिएट होगी उसमें एक मेजर ग्रुप को लीड करने वाला देश फ्रांस बनेगा, क्योंकि फ्रांस ग्लोबल लेवल पे भी डिफेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, दो मेजर सेक्टर में अमेरिका को चुनौती देता यह देश आया है। और आज तक के जितनी भी पुरानी चर्चाएं, परिचर्चाएं आप देखिए, बाकी यूरोपियन नेशन ने हाथ खड़े करके अमेरिका को नमस्कार किया है, फ्रांस ने नहीं किया है। ये इसका इतिहास है। और रिसेंटली जो अभी इंडिया के साथ में इनकी डील हुई है, 114 रफाल प्लान टू सोर अप इंडियाज एयर कमांड स्ट्रेंथ, यानी 114 रफाल, कहां पे अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को बेचने की जिद के अंदर बैठा हुआ था। भारत ने जो है वो इनसे डील करके अमेरिका को भी उसका औकात का एहसास करा दिया। इसमें देखिए बातें बहुत सारी डिफेंस सेक्टर में और भी लागू होती हैं कि इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स उसके बारे में क्या सोचा है, क्या पक्ष और विपक्ष उनके जज किए हैं। लेकिन कुछ मामलों में भारत की यह डिप्लोमेसी अगर कहीं हिट होती है तो भारत के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। कारण क्या है कि जिस ग्रुप के ऊपर टैरिफ लगाया गया है उसमें फ्रांस है, उसमें जर्मनी है, उसमें ब्रिटेन है। ये तीन बड़े देश जो यूरोप के हैं, यदि इनके साथ में भारत के संबंध घनिष्ठ होते हैं तो बहुत हद तक हमारे को उस अमेरिकी डिपेंडेंसी से मुक्ति पाने का रास्ता मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने जो अपना रंग रूप बदला है वो किस दशा और दिशा को तय करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत के लिए नेसेसरी ये है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास ना करके अपने आप को और बाइपोलर, यानी माफ कीजिएगा मल्टीपोलर अप्रोच में जाके, दुनिया के बहुत सारे देश हमारा वेट कर रहे हैं और उन देशों का हमें भी बराबर सम्मान करते हुए अपने संबंधों को बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ग्रीनलैंड वो ऑलमोस्ट जा ही चुका है। क्या होता है आगे आपके साथ में और डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार।